हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इसमें हम कवर करेंगे एक स्टोरी, द स्टोरी ऑफ माय डोव कॉट, रिटन बाय आइजैक बेबल। स्टार्ट करते हैं आइजैक बेबल के बारे में जानने से। तो इनका जन्म 1894 ओडेसा ज्यूइश बैकग्राउंड में हुआ था। बेसिकली इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनमें से कुछ हैं रेड कैवलरी और ओडेसा टेल्स। इनका राइटिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक और इमेजरी प्रोवोकिंग है। इनका इनकी जो डेथ है वो बहुत ट्रैजिक तरीके से इनकी डेथ हुई थी, क्योंकि 1940 में इनको एक जेल में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। नाउ लेट अस बिगिन। स्टोरी स्टार्ट होती है इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड। जो हमारे नरेटर है ना, वो हमको ये बता रहे हैं कैसे वो इस एनवायरनमेंट में बहुत ही दम घुटने जैसा फील करते हैं, और इनको धरती में अपना फेस एकदम दबा के इनको कंफर्ट फील होता है, क्योंकि ये अर्थ की वाइब्रेशंस से कनेक्ट कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। एनकाउंटर विद बेबल्स स्टोरी। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में है हमारे नरेटर, और एक क्लास ले रहे हैं मार्जरी सैंडर्स, राइटिंग क्लास चल रही है इनकी। और उसी क्लास में इनको पहली बार सुनने को मिलता है बेबल स्टोरी के बारे में। पहले तो इनको बेबल के बारे में कुछ पता नहीं है, रशियन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। पर जैसे जैसे पढ़ना शुरू करते हैं, इनको इस नैरेटिव में एक अलग तरीके की आर्टिस्ट्री, एक अलग तरीके का इंटरेस्ट प्रवोक हो जाता है। जो मार्जरी सेंडर का टीचिंग स्टाइल है वो भी बेबल्स वर्क से ही इन्फ्लुएंस्ड है। इससे दिखता है कि बेबल कितनी जो स्टोरीज होंगी, जो ये नैरेटिव होगा, कितना इफेक्टिव है कि जो टीचर्स और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इससे इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, इससे इतने इफेक्ट हो रहे हैं ना पॉजिटिव वे। नेक्स्ट इज नैरेटिव इम्पैक्ट। फिर नैरेटर बताते हैं कितनी से स्टोरीज होती हैं जो बेफालतू में सिर्फ एक इमोशनल इम्पैक्ट, किसी को दुखी या किसी को खुश करने के लिए बस लिख दी गई होती हैं। पर ये जो बेबल्स वर्क है, ये ऐसा वर्क है जो आपका दिल छू जाएगा, आपकी लाइफ को बदल भी सकता है। कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस है इस नैरेटिव को पढ़ना। The beauty, sadness, and profound truth in Babel's writing deeply resonate, compelling the narrator to share the story widely. इस नैरेटिव की जो ब्यूटी है, जो इसमें दुख है, ये सारे इमोशंस हमारे नैरेटर की लाइफ से बहुत ही रेजोनेट करते हैं, बहुत ही मेल खाते हैं। इसीलिए नैरेटर ये स्टोरी सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। बेबल्स बैकग्राउंड एंड सेटिंग। अभी हमें कहानी के बारे में बता रहे हैं कि जो बेबल स्टोरी है ना, ये 1904 निकोलाएव खेरसन प्रोविंस की जगह में सेट है। बेसिकली ये एक स्टोरी है जो चाइल्डहुड ड्रीम्स और एम्बिशंस को प्रेजेंट करेगी। अब ये जो हमारे नैरेटर है ना, इस स्टोरी के, बेबल स्टोरी के नैरेटर, उनको एक डोवकॉट चाहिए। बेसिकली कबूतर खाना तरीके की जगह जहाँ पे वो पक्षी पाल सके। और यही डोवकॉट का प्रॉमिस किया है इनको इनके फादर ने, कि जब अपने स्कूल के, अब मैं बता दूं ये यंग नैरेटर बेबल स्टोरी के नैरेटर हैं, हमें कहानी सुनानी शुरू कर दी गई है और कहानी के अंदर की बात हो रही है कि हमारे नैरेटर को एक डॉवकॉट चाहिए। और उनके फादर ने प्रॉमिस किया है कि जैसे ही वो स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम पास कर देंगे, वैसे ही उनको उनके फादर एक डोवकॉट खरीद कर दे देंगे। मूविंग फॉरवर्ड, इट इज चैलेंजेस ऑफ द एग्जामिनेशन। क्योंकि हमारे जो यंग नैरेटर हैं ये एक ज्यू हैं, तो इसीलिए इनको, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इनको, जैसे कि बोलते हैं ना, कैसा एनवायरनमेंट में एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको दबाने के लिए बैठे हैं। ये हमारे यंग नैरेटर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत अच्छे से एग्जाम देते हैं, पर ड्यू टू करप्शन एक ओपोजिट इंटरेस्ट का जो पर्सन, एक राइवल है, वो उसका जो बाप है, वो इनको स्कूल में ब्राइब दे देता है, रिश्वत दे देता है, जिसकी वजह से हमारे नैरेटर को एडमिशन नहीं मिलता और उन रिश्वतखोरों को एडमिशन मिल जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, फादर्स रिएक्शन एंड कंटिन्यूइंग स्ट्रगल। अब जो हमारे यंग नैरेटर के फादर है ना, उनका दिल टूट जाता है कि मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी की गई है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ तो कड़ा कदम उठाएं, अपने बेटे को इंसाफ दिलवाएं।
पर ये जो हमारे यंग नैरेटर की मदर है वो मना कर देती है कि आप कुछ गलत काम नहीं करोगे और छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। जो हमारा यंग नरेटर है वो इतना भोला, इतना मेहनती है कि वो दोबारा से पढ़ाई शुरू कर देता है कि अगले साल, इस साल नहीं हुआ तो कोई नहीं, मैं अगले साल वो बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाऊंगा, सारी टेक्स्ट बुक का हर एक पेज मुझे याद होगा और मैं टॉप करूंगा और एडमिशन पा लूंगा। नेक्स्ट इज फैमिली बैकग्राउंड। ये जो यंग नरेटर की फैमिली है ना, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है, काफी टाइम से स्ट्रगल करते आए हैं। स्ट्रगल के साथ साथ ये भी बात है कि उनका जो कंडीशन, जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं, वहाँ उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती। इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी हमारे नैरेटर के जो फादर हैं वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं, हमेशा पॉजिटिव फील करते हैं, ताकि उनका बेटा भी एक अच्छा फ्यूचर देख सके। नेक्स्ट इज सक्सेसफुल एडमिशन। अब अगले साल हमारे नैरेटर का एडमिशन हो जाता है और फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं अभी। अब इनकी फैमिली वैसे तो सेलिब्रेट कर रही है, पर अंदर से ना इनके इनके फैमिली के अंदर एक डर है कि शायद आगे भी चल के मेरे बच्चे के साथ, हमारी फैमिली के साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होते रहेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम कैसे आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ। नेक्स्ट इज द डोव मार्केट इंसिडेंट। अब अक्टूबर 1905 का टाइम है और हमारे नैरेटर को, हमारे यंग नैरेटर को एडमिशन मिल चुका है। एज पर प्रॉमिस इनके फादर इनको डोव कोट दिलाएंगे। अब ये आ जाते हैं बर्ड मार्केट में पिजन्स खरीदने। पर इसी टाइम पे जो पॉलिटिकल कंडीशंस है ना इनकी जगह की, वो कुछ ठीक नहीं है। दंगे फसाद होने के वहां पे बहुत सारे चांसेस हैं, वायलेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसी बीच जब वो खरीदने आए हैं, उसी बीच भीड़ भीड़ जमा हो जाती है और ये वार्निंग्स आ जाती हैं कि यहाँ पे वायलेंस होगा और आप यहाँ से फटाफट से चले जाओ, जगह खाली कर दो। फिर भी हमारे नैरेटर पिजन्स खरीद लेते हैं इस सब टर्मोइल के बीच में भी। एनकाउंटर विद मैकारेंको। अब ये मार्केट में है और नरेटर मिलते हैं मैकारेंको से। ये एक थोड़ा विकलांग टाइप का, थोड़ा अजीब सा, थोड़ा अलग तरीके का आदमी है ये जो माकारेंको है ना, ये हमारे नैरेटर से उसके पिजन्स को छीन लेता है और इसको, हमारे नैरेटर को परेशान भी करता है, असॉल्ट भी करता है। और इसी वायलेंट एनकाउंटर की वजह से हमारे जो नैरेटर हैं उन पे पिजन का ब्लड लग जाता है और इसी ब्लड से हमारे जो नैरेटर हैं वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं, इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हैं पिजन से, या फिर इस पूरे इंसिडेंट के बाद काफी लोगों से भी। आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ पोग्राम। अब यहीं पे मार्केट में ही एक एक तरीके का बोल सकते हैं ऐसा सीन सेट हो गया है, जब ज्यूस को टारगेट किया जा रहा है, जब सारे ज्यूस को मारा जा रहा है बहुत ही वायलेंट तरीके से। और इसी में हमारे नैरेटर काफी लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीट पिटते हुए और मरते हुए भी देखते हैं, जिससे इनका ये ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। इमोशनल एंड फिजिकल इम्पैक्ट। इस फिजिकल असॉल्ट के बाद और ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद हमारे जो नैरेटर हैं वो शॉक में, यानी कि एक तरीके से बहुत ही हैरान भी हैं और बहुत ही दुखी भी हैं। इसके बाद इनके जो इमोशंस है ना, वो ऐसे आते हैं कि हमारी सोसाइटी में दुख भी है, ब्यूटी भी है, और वो रियलिटी से डिटैच भी हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि असलियत काफी डिफरेंट है जो हम सोचते हैं उस बात से। फाइनल रिफ्लेक्शन इट इज। अब लास्ट में ये जो हमारी बेबल स्टोरी है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो नैरेटर है ना, ये जो यंग नैरेटर, ये अकेले चल रहे हैं, जिससे दिखता है कि ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस हुआ है इनका। इनका जो एक माइंडसेट है वो पूरा चेंज हुआ है और इस मोमेंट में ये इमोशनल पेन भी फील कर रहे हैं और इसी मोमेंट में एक खुशी भी है, ब्यूटी भी है, क्योंकि उन्हें रियलिटी का, रियल वर्ल्ड का समझ आना शुरू हो गया है। इसी के साथ बेबल स्टोरी तो खत्म हो जाती है, पर लिटरेरी सिग्निफिकेंस क्या है इस बेबल स्टोरी की?
अब आपको लगेगा कि क्यों स्टोरी सुनाई गई, हमारे जो स्टार्टिंग में नैरेटर थे उन्होंने बेबल स्टोरी सुनानी क्यों चुनी? क्योंकि बहुत ही इम्पैक्टफुल टेक्निक है ये बताना कि कैसे एक बच्चा, कैसे एक नैरेटर जो बहुत ही अटैच्ड था पिजन से और डोफकॉट खरीदने के लिए, पर उसकी जो रियलिटी से एनकाउंटर था उसने उसकी पर्सनल परसेप्शंस को चेंज करके रख दिया, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करके रख दिया, ह्यूमंस और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के जो एक उसका पॉइंट ऑफ व्यू था उसको चेंज करके रख दिया। मूविंग टू द लास्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि बेसिकली ये पूरी स्टोरी हमें एक मैसेज देती है कि हमारा भी जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमारी सैडनेस है, वो किसी ना किसी चीज से रिलेटेड है और हमें अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए ऐसी ही स्टोरी का एक रेफरेंस चाहिए था। That was the end of this video. Thank you for watching. Do not forget to subscribe before you leave.